हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओसी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 को कवर अप करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल। आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है एनी 5 कोई भी 5 हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल, जो 14 प्रिंसिपल्स हमने स्टडी की हैं उसमें से कोई भी 5 एनी 5 आपको देने हैं, आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये ऑलरेडी मैंने पहले भी क्वेश्चन में करवाया है, फिर भी एक बार फिर से, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आंसर 1, हेनरी फ्योल वॉज ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। वो कौन थे? तो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ही वर्कड एज द डायरेक्टर ऑफ माइंस ऑल्सो। एज अ डायरेक्टर उन्होंने माइन का मतलब खदान, जो खदानी होती है ना, वहाँ पे वो मैनेजर के रूप में भी उन्होंने काम किया था। ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने डेवलप किया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन्ड इन हिज बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो द फॉलोइंग आर 5 प्रिंसिपल्स। तो नीचे दिए हुए 5 प्रिंसिपल्स है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द पावर, ये पावर है और राइट है टू टेक डिसीजन। तो मैनेजमेंट के लिए पावर एंड राइट हो गया डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप अगर है ना एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी और ऑब्लिगेशन विच द सबॉर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। जो उनके सबॉर्डिनेट्स एम्प्लॉयज है उनको जो ड्यूटी करनी है उनको दे आर ऑब्लिगेटेड टू फर्म नो ऑब्लाइज टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनकी जवाबदारी है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, जो काम काज उनको दिया जाता है उनको फुलफिल करना है, उनको उनकी ड्यूटी को। तो इसका मतलब ड्यूटी और ऑब्लिगेशन विच सबॉर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। अकॉर्डिंग टू फ्योल का क्या कहना है? देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और वहाँ पर है ना अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। व्हेन अ पर्सन इज गिवन द अथॉरिटी, जब किसी बंदे को, किसी पर्सन को कोई डेजिग्नेशन दिया जाता है, अथॉरिटी दिया जाता है, पोस्ट दी जाती है, तो ही शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम टास्क। तो फिर उसके लिए वो जो उससे रिलेटेड जो टास्क होता है, एक्टिविटी होती है, उसके लिए वही बंदा जिम्मेदार होगा, ऐसे हेनरी फ्योल का कहना है। तो इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी, अगर किसी मैनेजर को अथॉरिटी दी जाती है टू कंप्लीट अ टास्क, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए विद इन अ गिवन टाइम, फिर उस टास्क के लिए अगर वो टाइम पे होता है या नहीं होता, उसके लिए जवाबदार कौन होगा? वो मैनेजर होगा, पर्टिकुलर मैनेजर। सो ही शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल इफ ही डज नॉट डू द वर्क इन टाइम। अगर वो समय पे वो काम नहीं करता है, समय दिए हुए स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो काम कंप्लीट नहीं करवा के लेता है, तो फिर वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके लिए एम्प्लॉयज नहीं, एम्प्लॉयज से मैनेजर को करवा के लेना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो हर जगह पे जरूरत पड़ती है डिसिप्लिन की। अकॉर्डिंग टू फ्योल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पे भी हो, डिसिप्लिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एम्प्लॉयज मस्ट ओबे, एम्प्लॉयज को ओबे करना है एंड रेस्पेक्ट करना है द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं वो रूल्स को उन्हें फॉलो करना है, सबको फॉलो करना है, नॉट ओनली एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे उनका कहना है कि एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रेस्पेक्ट द रूल्स that govern the organization. Then discipline helps to achieve the goals. डिसिप्लिन की वजह से क्या आता है? अगर आप भी डिसिप्लिन हो तो आपको भी अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। तो डिसिप्लिन मतलब टाइम टू टाइम हर चीज़ होना, जो रूल्स है, उठना बैठना आपका हर तरीके से, मतलब आप हर वे में आप डिसिप्लिन हो तो फिर आपके गोल्स अचीव करने में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स सेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में के लोग हैं, जो एम्प्लॉयज है, वो अच्छे से डिसिप्लिन है, तो इसका मतलब वो अच्छी लीडरशिप का ही नतीजा है, रिजल्ट है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। नाउ देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रूल। वहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब आपस में जो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में जो
उनके बीच में जो समझ है, जो आपसी उनके बीच में जो समझौता है, समझ है, वो क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को लेकर। नाउ यहाँ पे थर्ड यहाँ पे है जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल्स ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर इसको मैं स्पष्ट शब्दों में और सरल और स्पष्ट शब्दों में आपसे कहूँ तो ये क्या है, ये इसमें है ना, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाला बंदा है उसका फोकस उसके खुद के खाली फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए, उसका फोकस है ना जनरल इंटरेस्ट पे होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉई, जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सब के भले वाला होना चाहिए, मतलब जनरल इंटरेस्ट वाला होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, दो तरीके के जो फ़ायदे वाली बात होती है, वेलफेयर वाली इंटरेस्ट मतलब वेलफेयर वाली। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है और दूसरा जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है शुड बी प्राइमरी इंटरेस्ट, वो प्राइमरी इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये बड़े पैमाने पे हम सोच रहे हैं, हम ओवरऑल सबके फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, एम्प्लॉय के बारे में, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच रहे हैं। जबकि है ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी रखना चाहिए। सेकेंडरी मतलब इसको सबॉर्डिनेट रखना चाहिए, इसको छोटे रूप में हमको लेना है, इसको मेजर नहीं बनाना है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट ठीक है, सब सोचते हैं अपने सिंगल इंडिविजुअल फ़ायदे की भी सोचते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी होना चाहिए, वो प्राइमरी नहीं बनना चाहिए। जहाँ पे प्राइमरी बन जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो जनरल इंटरेस्ट मोर इम्पॉर्टेंट होना चाहिए देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, अगर दो के बीच में अगर कोई मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो द मैनेजर डिसीजन शुड फेवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस केस में है ना जो मैनेजर डिसीजंस है वो किसको फेवर करने चाहिए, तो वो है ना ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचनी चाहिए, उसके फेवर में ही उसके डिसीजंस होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। कमिंग टू द फोर्थ वन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो मटेरियल्स एंड जो एम्प्लॉयज़ है वो सब है ना राइट जगह पे और राइट समय पर राइट जगह पे होने चाहिए। इसका मतलब सिंपल वे, इट मीन्स देयर मस्ट बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, अरेंजमेंट का प्रॉपर मटेरियल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। इट मस्ट हैव राइट similarly there must be proper placement of personnel। तो जो पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़, उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ के लिए भी सही प्लेसमेंट होना चाहिए, सही जगह होनी चाहिए, सही समय पर सही जगह होनी चाहिए। नाउ दे मस्ट बी अपॉइंटेड टू डू राइट वर्क, उनको है ना राइट वर्क करने के लिए अपॉइंट करना चाहिए, सही काम उनके जो वो जो कर सकते हैं, उस जिस काम में वो एफिशिएंट है, उनके पास स्किल्स है, वो काम उनको मिलना चाहिए एट राइट प्लेस। सो दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस, तो ये जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये एम्फसाइज करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ, ये है ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स को पॉइंट आउट करता है, उस पर ज़्यादा फोकस डालता है, उस पर लाइट डालता है। तो इस तरीके से आपको ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है फिफ्थ वन जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो जब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात आती है तो दिस प्रिंसिपल इज अबाउट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। फेयर एंड इक्वल मतलब अच्छा व्यवहार और बराबर का व्यवहार, मतलब सही, अच्छा और बराबर। यहाँ पे फेयर मतलब गोरे कलर की बात नहीं हो रही है। सो अबाउट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज, सबके सब एम्प्लॉयज को फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। देन मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबॉर्डिनेट्स। जो मैनेजर्स है, जो हेड पर्सन है, टॉप लेवल है, जो मैनेजर्स हैं उनसे सबॉर्डिनेट्स मतलब एम्प्लॉयज़ से ऊपर के जो लेवल पे है, सुपरवाइजर हुए, मैनेजर्स हुए, तो उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो है ना अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति उनको है ना फेयर रहना है, उनका समान रहना है, उनको सही रहना है और उनका स्वभाव भी सॉफ्ट होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब पार्शलिटी, वहाँ पर कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉयज़ के बीच में। सो फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन द सेम लेवल, जो एम्प्लॉयज़ सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम लेवल के मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हुआ, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हुआ, तो लेकिन वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उनको सेम वेजेस मिलनी चाहिए, उनकी सैलरी है वो सेम होनी चाहिए।
सो देयर वेजेस शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट। उनका अब फिर वेजेस है ना डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि अरे भाई सेल्स वाले डिपार्टमेंट वाले को ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा सेलिंग कर रहा है, या एडवर्टीजमेंट वाले को ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा लेवल है, भले वो लेवल अलग अलग डिपार्टमेंट में, सेम लेवल के लिए सेम सैलरी मिलनी चाहिए, बट द लेवल एट विच देयर आर वर्किंग। सो वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क, और जब है ना काम हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब मैनेजर जब वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है पीपल एंड डिपार्टमेंट के बीच में, दिस प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर। तो मैनेजर को ये प्रिंसिपल जो है ना सैलरी वाला वो प्रॉपर वे में उसको करना चाहिए। नाउ एज फार एज पॉसिबल देयर शुड बी इक्वल डिविजन ऑफ वर्क। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक ये कोशिश करने की सबको एक समान तरीके से काम डिवाइड करके मिला है, अलॉट किया गया है। सो उसके वजह से क्या होगा, उसकी दैट विल रिजल्ट इन that will help in avoiding the conflicts in the organization। ऑर्गेनाइजेशन में जो झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको अवॉइड करने में ये हेल्प होगी। किसकी वजह से, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये 5 पॉइंट्स अच्छे लगे, तो मैंने ये 5 पॉइंट्स ही आपके सामने रखे। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब अगर आपको 5 पॉइंट्स है, 14 प्रिंसिपल्स है फेयरऑल के, लेकिन आपको 5 लिखने बोले तो ये 5 बेस्ट पॉइंट्स हैं। आप लिखोगे, अगर 5 पॉइंट्स पूछे तो ये लिखोगे तो आपके लिए मार्क्स स्कोर करने में भी अच्छा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन हमारे है ना डेली लाइफ में भी है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। या आप अगर आप फैमिली वाइज भी देखने जाओ, राइट, तो यहाँ पे ये पॉइंट सब जगह पे एप्लीकेबल होता है। एज अ स्टूडेंट आप अगर देखो तो ये है ना, आप एज अ स्टूडेंट सोचो तो क्लास में आपके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या टीचर्स की होनी चाहिए, उससे रिलेटेड भी ये हो गया। आपको कैसे डिसिप्लिन रहना चाहिए, आप डिसिप्लिन रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। फिर आपको अपने खाली फायदे के लिए नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है। तो यहाँ पे और आप अपने ऑर्डर पे, सब चीज़ ऑर्डर से होगी तो सही समय पर सही जगह पे होगी, तो फिर उससे ना वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होगा और प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। और इक्विटी, सभी चाहते हैं इक्विटी अपने लाइफ में, कोई नहीं चाहता ना डिस्क्रिमिनेशन, पार्शलिटी कोई नहीं चाहता है। तो ये फैमिलीज हो कहीं पे भी होते हैं, ये रूल्स तो कहीं सब जगह पे एप्लीकेबल है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट आंसर पे। क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें बोला है डिस्क्राइब डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको डिफरेंट टेक्निक्स है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट की वो डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेलर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवली। जो टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो टेक्निक्स है अगर कोई यूज़ कर रहा है मैनेजर, तो उसको क्या हेल्प होगी, वो अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इफेक्टिवली एप्लीकेशन में ला सकेगा, यूज़ में ला सकेगा। सो सम ऑफ द मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेक्निक्स है जो वर्क स्टडी, जैसे पहला वर्क स्टडी, तो मैनेजमेंट मस्ट डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनेजमेंट मस्ट डू वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मतलब वेल इन एडवांस उसको है ना डीपली स्टडी कर लेना है, काम अलॉट करने से पहले, असाइन करने से पहले अपने एम्प्लॉयज़ को, कि क्या किस तरीके से वो देगा स्टैंडर्ड उसको, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड वर्क देना है अपने लोगों को। तो यहाँ पे मैनेजमेंट मस्ट डू वर्क स्टडी बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द वर्क फोर्स। वर्क स्टडी कंसिस्ट मतलब इट इंक्लूड्स एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट करेगा सारे के सारे एक्टिविटीज़ का, वेरियस एक्टिविटीज़ का। So work study is based on the technique such as time study, motion study, method study and fatigue study। तो ये 4 इसके सब पार्ट्स है वर्क स्टडी के। तो मोशन स्टडी का मतलब होता है मूवमेंट को स्टडी करना, एम्प्लॉयज़ एंड मशीन्स की मूवमेंट को, कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स कैसे है। तो द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ मशीन while completing a particular task is very important. It is helpful in eliminating unnecessary, eliminating मतलब रिमूव करने में, रिमूविंग unnecessarily बिना मतलब के मोशंस, जो मूवमेंट्स है बिना मतलब के मोशंस है, मूवमेंट्स है, उनको रिमूव करने में हेल्प होती है मोशन स्टडी करके रखने से। फाइंडिंग दिस बेस्ट मेथड, उससे क्या होता है बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए, डूइंग पर्टिकुलर जॉब। और किस लिए हेल्प होती है, किस चीज़ के लिए हेल्प होती है मोशन स्टडी की, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। इससे है ना जो एम्प्लॉयज़ है उनकी एफिशिएंसी, उनकी जो काम करने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। देन मोशन टेक्निक इज़ यूज टू नो वेदर सम एलिमेंट्स ऑफ जॉब कैन बी एलिमिनेटेड। और मोशन टेक्निक का जब यूज़ करते हैं तो उससे हमें कौन से फैक्टर्स, एलिमेंट्स मतलब कौन से फैक्टर्स हम
रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर हम है ना सीक्वेंस में मतलब ऑर्डर में नंबर ऑर्डर जो ऑर्डर है उनकी नंबर्स है उनको हम चेंज कर सकते हैं फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क, स्मूथ फ्लो के लिए, टास्क को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए। देन जो सेकेंड है वो है टाइम स्टडी। इट इज़ द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय कितना समय लेता है किस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको ऑब्जर्व करने में, रिकॉर्ड करने में इस टेक्निक की या ये टेक्निक है टाइम स्टडी। विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड, प्रिसाइज मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम की रिक्वायर्ड होती है जिस काम के लिए, उसका पता चल जाता है। इज डिटरमाइंड, इज डिसाइडेड, एंड इट इज़ द टेक्निक यूज फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क अंडर गिवन कंडीशन। दी हुई कंडीशन के हिसाब से, अंडर गिवन कंडीशन मतलब एनवायरनमेंट जो दिया जाता है उसके हिसाब से फिर वो स्टैंडर्ड टाइमिंग भी फिक्स कर सकते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इट इज़ यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी। ये किस लिए यूजफुल है, ये आप एफिशिएंसी मेजर कर सकते हो, एम्प्लॉय की क्षमता को मेजर कर सकते हो, एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। और उससे क्या होगा, फिर जो अननेसेसरी की जो लागत काम के पीछे जो खर्चा लगता है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये टाइम स्टडी की वजह से होता है। देन मेथड स्टडी में देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग टास्क, बहुत सारे मेथड्स है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। हाउएवर फॉर द बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लेकिन है ना बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज़ टू आइडेंटिफाई, नीड्स टू बी आइडेंटिफाई। वो हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि कौन सा है, एंड इसकी वजह से क्या होगा, दिस वुड हेल्प इन सेविंग टाइम एंड रॉ मटेरियल। उससे है ना जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल जो यूज़ होता है प्रोडक्शन में, वो भी वेस्टेज, उसका भी वेस्टेज बच जाएगा, प्लस हमारी टाइम भी बच जाएगी। देन फैटिग स्टडी जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, लंबे समय तक काम करते हैं, टारगेट प्रेशर होता है, हैवी वर्किंग टूल्स होते हैं, पुअर वर्किंग कंडीशंस होते हैं, वुड रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। इसकी वजह से क्या होगा, अगर अननेसेसरी का जो है ना ओवरलोडेड वर्क होगा और ब्रेक्स भी नहीं मिलेंगे तो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, तो उसको फैटिग बोलते हैं। एंड इट हैज़ एन एडवर्स मतलब नेगेटिव इफेक्ट होता है ऑन द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। तो यहाँ पे आपको हेल्थ लिखना है, हेल्थ एंड efficiency of the employees. The management should study the factors. मैनेजमेंट को क्या करना है, फैक्टर स्टडी करना है, मतलब एलिमेंट्स जो है वो स्टडी करने, दैट आर कॉजिंग, जिनके कारण से, जिनकी वजह से फैटिग मतलब स्ट्रेस, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस डेवलप हुआ है, एंड मस्ट टेक स्टेप्स टू रिड्यूस, मतलब उन्हें करेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे फैटिग को कम करने के लिए, ताकि है ना उससे ऑपरेशनल वर्क अपना जो काम काज है वो प्रॉपर वे में हो सके। देन यहाँ पे सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो है टेक्निक्स का स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन इन द प्रोडक्शन इम्प्लाइज, प्रोडक्शन वर्क में स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सिलेक्टिंग द स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट सिलेक्ट करना फॉर प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड टूल्स एंड टेक्निक इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट करना, एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन एट द वर्क प्लेस पे स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस डेवलप करना, मेंटेन करना। देन यहाँ पे द मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड, मैनेजमेंट को क्या करना है, गुड क्वालिटी ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना है, ताकि उससे ना प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी का प्रोडक्शन हो सके। दिस हेल्प्स द वर्कर्स टू परफॉर्म द जॉब इजीली एंड एफिशिएंटली, मतलब क्या, इसकी वजह से जो वर्कर्स है वो अपना काम काज ईजिली कर पाएंगे और एफिशिएंटली कर पाएंगे, पूरी क्षमता के साथ कर पाएंगे। नाउ सेकेंडली द वर्किंग कंडीशन शुड बी गुड, और इसके साथ साथ क्या करना है, मैनेजर शुड मेक श्योर कि जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग प्लेस है, उस पर है ना कंडीशंस, अच्छी कंडीशंस है, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयज़ को, दैट द वर्कर्स कैन गिव देयर बेस्ट आउटपुट, ताकि वर्कर्स अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके। एंड दिस टेक्निक मिनिमाइजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसकी वजह से फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है, मतलब जो प्रोडक्शन के पीछे जो लागत होती है, जो खर्चा लगता है, वो भी है ना रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, एंड मेक्स बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज हो जाता है। देन थर्ड यहाँ पे है डिफरेंट पीस रेट प्लान। तो डिफरेंट पीस रेट प्लान क्या होता है, ये डिफरेंशियल वेज रेट होता है, इसको हम डिफरेंशियल वेज रेट इज अ टेक्निक, ये क्या है, ये टेक्निक है मैनेजमेंट की, विच इन्वॉल्व्स पेइंग हायर पे करेंगे रेट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज हु कंप्लीट मोर वर्क, जो ज़्यादा काम खत्म करते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी का काम कंप्लीट करते हैं सही समय पर, तो उनको अच्छी सैलरी देना, एंड पेइंग लेस रेट ऑफ वेजेस टू दोज हु परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड, और जो है ना स्टैंडर्ड, जो उनको स्टैंडर्ड दिया गया है उससे कम वो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उनको कम सैलरी।
सो द पेमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। तो पेमेंट है ना मेहनत और उनकी अकॉर्डिंग उनके परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए सैलरी एम्प्लॉयज़ को। सो द एफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड मोर। तो जो एफिशिएंट वर्कर है, जो ज़्यादा मेहनत करता है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है कंपनी को, स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहा है, क्वांटिटी जो बोली गई उसके हिसाब से दे रहा है, तो उसको ज़्यादा पेमेंट होगी। वेरएस इनएफिशिएंट वर्कर्स शुड बी पेड लेस रेम्यूनरेशन। जबकि है ना जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है उनको कम रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। सो दिस टेक्निक मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू अटेन हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, एंड फिर उनको दे विल अर्न मोर वेजेस, हायर वेजेस दे विल अर्न। देन यहाँ पे फोर्थ है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर प्लानिंग इज सेपरेटेड। प्लानिंग को सेपरेट किया गया है फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन से। इसका मतलब है कि दिस मीन्स द प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल। प्लानिंग अलग लोग करते हैं एंड एक्चुअल वर्क कौन करवा के लेता है, इज सुपरवाइज बाय अदर डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पे 10 एवरी वर्कर विल बी सुपरवाइज बाय, इसके लिए हर एक वर्कर है ना 2 जन उसको सुपरवाइज करेंगे, एक तो प्लानिंग करने वाला और दूसरा जो एक्चुअल में काम करवा के लेने वाला। ठीक है, तो ही रिकमेंडेड, तो उसने क्या रिकमेंड किया, टोटल 8 फोरमैन, टोटल 8 उसने है ना सुपरवाइजर फोरमैन रिकमेंड किए, मतलब अलग अलग लेवल पे फोरमैन रिकमेंड किए टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग है ना प्रोडक्शन के जो एस्पेक्ट्स है, पहलू है, उनको कंप्लीट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। तो यहाँ पे दे आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोस, उनको कैटेगराइज किया गया है एट द प्लानिंग लेवल। 2 लेवल में, एक तो एट द प्लानिंग लेवल और एक है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि एट द प्लानिंग लेवल एंड एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। तो प्लानिंग लेवल पे क्या है, रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क क्या काम करेगा, टेल्स हाउ वर्क मूव्स, कैसे कामकाज मूव हो रहा है मशीन से मशीन पे, फ्रॉम वन मशीन टू अदर मशीन। देन इंस्ट्रक्शन क्लर्क ये क्या करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द वर्क को कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। एंड देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, तो वो क्या करेंगे, वो डिटरमाइन करेगा, डिसाइड करेगा टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड, कितने समय में कौन सा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड वर्कआउट द कॉस्ट, और उसके पीछे जो लागत है, खर्चा है, वो भी वो वर्कआउट करके रखेगा, कैलकुलेट करके रखेगा। वर्कआउट मतलब कैलकुलेट करके रखेगा। देन द फोर्थ वन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब एंश्योर्स दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज अ फैक्ट्री रूल्स। जो फैक्ट्री रूल्स है उसके हिसाब से वर्क है। ये प्रोडक्शन लेवल की हम बात करें तो ऑब्वियसली फैक्ट्री में प्रोडक्शन वर्क चलते रहेगा, तो यहाँ पे फैक्ट्री रूल्स को फॉलो कर रहे हैं वर्कर्स, तो उसको एंश्योर कौन करेगा, डिसिप्लिन क्लर्क जो होगा वो। देन यहाँ पे बी लेवल पे कौन होंगे, एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल गैंग बॉस। तो गैंग बॉस क्या होते, कौन होते हैं, एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, वो काम करवा के लेते हैं। देन स्पीड बॉस हो गए, वो क्या करते हैं, ensures that work is completed in specified time। वर्क है ना सही समय पे कंप्लीट हो रहा है, जो दी हुई समय सीमा में कंप्लीट हो रहा है। देन थर्ड वन इज व्हाट, रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस कौन होता है, हैंडल सिक्योरिटी हैंडल करते हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है उनको मेंटेन, जो उसको मशीनरी वगैरह है उसमें कुछ डैमेज हो गया है तो रिपेयर वगैरह का काम रिपेयर बॉस देखते हैं। देन इंस्पेक्टर क्या करते हैं, ही एंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, दिए हुए स्पेसिफाइड पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कंप्लीट हुआ है काम। So according to Taylor, with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management जो है वो definitely अपने goals को achieve कर पाएंगे, achieve the required performance from the employees को किस तरीके से perform करना चाहिए वर्क प्लेस पे, तो वो उनसे काम करवा के लेने में वो कामयाब हो जाएंगे। देन फिफ्थ वन यहाँ पे साइंटिफिक टास्क सेटिंग। तो साइंटिफिक टास्क सेटिंग क्या होता है, टेलर ने एम्फसाइज किया द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। फेयर डेज वर्क मतलब सही डेज वर्क के लिए। दिस टेक्निक इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। उनकी कैपेसिटी से भी कम वो काम करेंगे, तो वो अवॉइड करने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है। सो दिस टेक्निक एनेबल्स, ये टेक्निक हेल्प करती है, एनेबल करती है, फैसिलिटेट करती है एम्प्लॉयज को टू कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू गिवन स्टैंडर्ड। दिए हुए समय सीमा के हिसाब से वो काम करेंगे। फिर सो ऑल्सो मैनेजमेंट कैन हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन। फिर उससे क्या होगा, उससे फायदा क्या है, तो मैनेजमेंट को प्रॉपर कंट्रोल होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, एम्प्लॉयज का सही रूप से वो काम करेंगे। विदाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब विदाउट एक्सप्लॉयटेशन, मैक्सिमम काम करवा के लेना वर्कफोर्स से, एम्प्लॉयज से। देन सिक्स्थ वन यहाँ पे है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग।
तो दिस टेक्निक हैज द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट पर्सन को सिलेक्ट करना है राइट जॉब के लिए, सही पर्सन, सही बंदे को सही काम के लिए। सो इट नीड्स टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशंस। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशंस फिक्स करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए ये यूज में लेते हैं हम साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। पहले से ये ना कुछ उनके रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स बना के रखे हुए होते हैं इन एन इम्पार्शियल वे। मतलब इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि एक अलग आने वाले हर एक बंदे के लिए अलग अलग हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो आफ्टर द सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के बाद में मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक बार सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद में उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, क्योंकि कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ वर्किंग थोड़ा अलग होता है, ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो सके। तो इस तरीके से ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर अप किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम कवर अप करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। जिनको है ना कंफ्यूजन था उनके भी इसमें ना थियोरी मैंने एक्सप्लेन की जैसे कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।